नमस्ते बच्चों। हमसे जुड़े हुए जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी अध्यापक गण, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, मैं सभी का विज्ञान के क्लास में स्वागत करती हूँ। तो विद्या शक्ति के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करते हुए आज के विचार की तरफ चलते हैं बेटा। तो हर क्लास में हम शुभ विचार से ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बच्चों आज का शुभ विचार क्या है। आज का विचार है, ज्ञान की रोशनी अज्ञान का अंधेरा मिटा देता है। ज्ञान की रोशनी अज्ञान का अंधेरा मिटा देती है। इसका अर्थ क्या है बच्चों? देखो बेटा, ज्ञान जो है वो क्या है? ज्ञान एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज है जो हमें सही और गलत में अंतर समझाता है, हमारे समस्याओं का समाधान खोजने और सही निर्णय लेने की क्षमता देता है ना? जैसे कि प्रकाश अंधेरे को दूर करता है। आप सोचिए, एक कमरा है, उस कमरे में अगर एक छोटा सा भी दिया हो तो उस कमरे का अंधकार दूर हो जाता है ना? वैसे ही अज्ञान हमारे जो ज्ञान है हमारे अज्ञान, भ्रम और गलत धारणाओं को दूर करता है। जब हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते तो क्या लगता है बेटा हमें? जैसे हम किसी चीज के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है तो हमें क्या लगता है? हमें उससे डर लगता है ना? हमें भ्रम होता है, कई प्रकार के भ्रम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उस चीज को समझते हैं, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें प्राप्त होती है, सही ज्ञान मिलता है, हमारा भ्रम दूर हो जाता है, हमारा डर दूर हो जाता है। इसीलिए बच्चों, ज्ञान हमारे जीवन का प्रकाश है, ठीक है? और जहां ज्ञान का प्रकाश होता है वहां अज्ञान का अंधेरा टिक नहीं सकता। तो इसी शुभ विचार के साथ बच्चों आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था, बताइए मुझे, क्या पढ़ा था बेटा? वेरी गुड, हम लोग कोयले की बात कर रहे थे, है ना? तो जरा क्विक से हम लोग जरा रिकैप कर लेते हैं बेटा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग लगे रहिए, आपके कमेंट्स के द्वारा हमसे जुड़े रहिएगा बच्चे, और कोई भी डाउट हो तो आप भी झिझक पूछिएगा, ठीक है? तो बेटा, कोयला जो है, हमने क्या सीखा था? कोयले का निर्माण हमने सीख लिया, कैसे कोयला बना, है ना? तो कोयला कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिकों का एक जटिल मिश्रण है। तो कोयले में क्या क्या यौगिक है बेटा? कौन कौन से यौगिकों का जटिल मिश्रण है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिकों का एक जटिल मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस यौगिक भी मौजूद है, ठीक है? तो उसके अलावा इसमें नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस के यौगिक भी मौजूद है। और यह पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी कोयला खदानों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बेटा कोयला? यस, वेरी गुड, नीचे, यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी कोयले की खदानों में पाई जाती है, जिन्हें हम कोल माइंस कहते हैं। और कोयला एक ज्वलनशील काली या भूरी काली तलछटी चट्टान है जिसमें उच्च मात्रा में कार्बन और हाइड्रोकार्बन होते हैं। कोयले को गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो कोयला किस प्रकार के ऊर्जा का स्रोत है बेटा? गैर नवीकरणीय, यानी कि एक बार हमने उसको उपयोग कर लिया तो वो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऐसे स्रोतों को हम कहते हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, है ना? यानी कि ये सीमित है और इसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। तो ये सब बातें हमने क्या कर लिए थे बच्चों? पिछले क्लास में बहुत ही डिटेल में हमने क्या कर लिया था? वेरी गुड, हमने पढ़ लिया था, है ना? ओके, अब देखो बेटा, फिर हमने ये भी सीखा कि कोयला जो है एक जीवाश्म ईंधन है ना? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी जो खत्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, इनका निर्माण जीवित जीवों के मृत अवशेषों
यानी कि जीवाश्मों से हुआ है। कैसे हुआ है इनका निर्माण? कोयला हो, पेट्रोलियम हो या प्राकृतिक गैस हो, ये सभी क्या है बेटा? ये सब सीमित संसाधन है ना, सीमित प्राकृतिक संसाधन है। और इनका निर्माण कैसे हुआ है? जीवित जीवों के मृत अवशेषों से, यानी कि जीवाश्मों से हुआ है। ओके बच्चों, चलिए अब इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं बेटा? इसीलिए हम इनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? जीवाश्म ईंधन कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये जीवित जो वस्तुएं थे उनके मृत शरीरों से बने हैं, है ना। यस, कोयला और पेट्रोलियम बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और आधुनिक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम जानते हैं बेटा, आजकल हमारा जो पॉपुलेशन है, यानी कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो हम जो यूज करते हैं, कई संसाधनों का उपयोग जो करते हैं वो बहुत ज्यादा है ना। तो कोयला, पेट्रोलियम वगैरह बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और आधुनिक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भूमि के या पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों क्या है बेटा? ये जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। और ये कैसे हैं? ये सीमित है। कैसे हैं? सीमित है। ओके बच्चों, तो हमने अभी जीवाश्म ईंधन की बात की है, हमने ये भी आपको बताया कि ये जो है ये सीमित है ना, सीमित है कि नहीं। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अब बच्चों, दो बातें मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो यह है कि जो जीवाश्म ईंधन है वो सीमित है ना, गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। दूसरी बात कि जब हम इनका उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कमेंट करके? जब हम पेट्रोल, डीजल वगैरह का उपयोग ज्यादा करते हैं तो इससे क्या हमारे पर्यावरण पर कोई असर पड़ता है? कौन बताएगा मुझे? झट से आप, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। क्या हम इसका लगातार उपयोग करने से हमारे पर्यावरण को कोई इससे कोई लाभ है या कोई हानि है? बताइए। ओके, ठीक है, समझते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहां पर देखिए बेटा, यहां पर भूमि को दिखाया गया है। यहां पर सिमुलेशन में देख रहे हो आप लोग, सूर्य की किरणें भूमि पर आ रही है, सूर्य को का तापमान जो है सही प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, अब समस्या कहां शुरू होती है? जब हम कोयला, पेट्रोल या डीजल जलाते हैं तो क्या होता है बेटा? तो जीवाश्म ईंधन ऑक्सीजन क्या करते हैं? ऊर्जा देती है, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी क्या करती है? बाहर छोड़ती है। ओके, तो अगर हम देखें बहुत वर्षों पहले हमारी भूमि कैसे थी? हमारी भूमि पर कैसा था बेटा? आबादी कम थी, है ना, आबादी कम थी और साथ साथ में क्या था? कल कारखाने वगैरह कम थे, मनुष्य प्रकृति पर निर्भर थे, है ना, बहुत अच्छे तरीके से जीते थे, वायु स्वच्छ थी, भोजन अच्छा था, है ना। लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीतते गए क्या होते गए? क्या होते गए बच्चों? भूमि का वातावरण गर्म होने लगा। अब इसके गर्म होने का कारण क्या हुआ? अब देख रहे हो बेटा, यहाँ पर जो है भूमि के तापमान को दिखाने के लिए एक थर्मोमीटर को रखा गया है ना। हमने देखा यहाँ पर क्या देख रहे हो आप लोग? जैसे जैसे आबादी बढ़ी वैसे वैसे बहुत सारे घर बने, बहुत सारे फ्लैट्स बने, बहुत सारे जो है आधुनिक उपकरणों का चलन आया, है ना। कल कारखाने, है ना, गाड़ियों का उपयोग, है ना, बहुत सारे वाहनों का उपयोग। तो इनसे क्या हुआ? इनसे ये हुआ कि बहुत ज्यादा जब हम ईंधन का उपयोग करने लगे तो हमारा वातावरण भी क्या होने लगा बेटा? प्रदूषित होने लगा, है ना। हमारा वातावरण भी क्या होने लगा बच्चों? प्रदूषित होने लगा। ठीक है, अब वातावरण में कुछ गैसें भी बनती है, जैसे कि पृथ्वी पर से निकलने वाली ऊष्मा, है ना, पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। सूर्य से आने वाले इस प्रकाश को, ये देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए एक रेडिएशन है लाल रंग में, ओके, पीले रंग में भी दिख रहा है आपको। तो ये क्या करते हैं? ये हमारे पृथ्वी को
इसका तापमान बनाए रखने में सहायक होते हैं। लेकिन जीवाश्म ईंधन अधिक जलाने से कुछ ऐसी गैसें जो हमारे पृथ्वी के लिए हानिकारक हो सकती है, उन्हें हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। क्या कोई मुझे बता सकते हैं ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है? कमेंट करके बताइए। यस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी क्या है बेटा? ये सब जो है हमारे पृथ्वी के सतह को गर्म करते जा रहे हैं, हमारे वातावरण को गर्म करते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा बेटा? बहुत ज्यादा गर्मी हम अभी नोट कर रहे हैं आजकल ना, कुछ वर्षों से, कि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इससे एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो रहा है, जिसे हम कहते हैं विश्व उष्णन। क्या कह रहे हैं बेटा उसको? विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग। तो जितना ज्यादा हम इन ईंधनों का उपयोग करते रहेंगे, उतना ही ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, उतनी ही ज्यादा यहाँ पर भूमि पर गर्मी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और आने वाले वर्षों में हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारी पृथ्वी अभी जो जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। इसीलिए बेटा हमें क्या करना चाहिए? विश्व उष्णन को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें? आप जरा सजेशन बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो हमने विश्व उष्णन के बारे में कर लिया। ओके बच्चों, तो हमने जीवाश्म उष्ण जो है ईंधन के बारे में और विश्व उष्णन के बारे में बात कर ली बेटा। अभी हम बात करते हैं पेट्रोलियम का। ठीक है, तो कोयले की बात हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। कैसे हुआ बेटा पेट्रोलियम का निर्माण? कोई जानता है क्या? यस, तो यहां पर देखिए, लाखों वर्ष पहले समुद्रों में रहने वाले छोटे छोटे पौधे और जीव जंतु मरकर समुद्र की तलहटी में जमा हो गए। ठीक है, तो जैसे हमने कोयले की स्टोरी देखी थी ना बेटा, कोयले की स्टोरी में हमने क्या देखा था? बहुत वन थे, है ना, और जब बाढ़ आई तो वो वन सभी उसमें अंदर डूब गए। फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या होने लगे? उसके ऊपर बहुत सारे जो है मिट्टी परत सभी जम गई, ताप बढ़े, है ना। इस तरह से ताप और जो क्या बोलते हैं दाब बढ़ने के कारण वर्षों में वो क्या बन गए? कोयला बन गए, है ना। तो यहाँ पर देखिए बेटा, लाखों वर्ष पहले समुद्रों में रहने वाले छोटे छोटे पौधे और जीव जंतु मरकर क्या हो गए? समुद्र की तलहटी में, यानी कि समुद्र के नीचे आकर जमने लगे। यस बेटा, जीयूपीएस चंदापुर बच्चे और जीयूपीएस चंदापुर मैम, ओके, धीरे चलना है, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं हम आपको। ओके, और भी धीरे करना तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो लाखों वर्ष पहले समुद्रों में रहने वाले छोटे छोटे पौधे और जीव जंतु मरकर समुद्र के तलहटी में जमा हो गए। ठीक है, इनके ऊपर धीरे धीरे रेत, मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती गई। तो क्या हो गया बेटा? धीरे धीरे वो जो जितने भी जीव जंतु के अवशिष्ट थे, उनके ऊपर मिट्टी, रेत और चट्टानों की परतें जमती गई। ओके, फिर क्या हुआ बेटा? बहुत लंबे समय तक ये अवशेष वायु की अनुपस्थिति में दबे रहे, यानी कि वायु नहीं मिली, है ना, उनके ऊपर रेत जमा हुआ है या मिट्टी जमी है या जो रॉक्स है वो जमे हुए हैं, तो क्या होगा? उसके अंदर क्या नहीं आएगा बेटा? वायु नहीं आ पाएगी। तो बहुत लंबे समय तक ये जो अवशेष है ये वायु की अनुपस्थिति में दबे रहे। अब पृथ्वी के अंदर अधिक तापमान और दबाव के कारण, क्या क्या बताया? दो बातें बताई यहां पर। पृथ्वी के अंदर के अधिक तापमान और दबाव के कारण इन मृत जीवों के अवशेषों में क्या होने लगे बच्चों? रासायनिक परिवर्तन होने लगे। ठीक है, क्या होने लगे? मृत जीवों के अवशेषों में रासायनिक यानी कि केमिकल चेंजेस होने लगे। और फिर क्या हुआ? करोड़ों वर्षों के बाद इनसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण हुआ। तो इस तरह से बिना वायु के, बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर के अंदर क्या होने लगे बेटा? ये जो जितने भी मृत अवशिष्ट थे
ये बात हो रही है समुद्र के अंदर की, ठीक है। तो करोड़ों वर्षों के बाद इनमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण हुआ, ठीक है। तो पेट्रोलियम जो है चट्टानों की छिद्र युक्त परतों में जमा रहता है। कहाँ जमा रहता है बेटा पेट्रोलियम? चट्टानों के छिद्र युक्त परतों में जमा रहता है और उसके ऊपर की अभेद्य चट्टानों से इन्हें बाहर निकालने से ये रोकती है, ठीक है। तो बेटा इनके ऊपर क्या होते हैं? चट्टान होते हैं, अभेद्य चट्टान होते हैं। तो ये उसके अंदर से निकलने में इनको मुश्किल रहता है, यानी कैसे दबे रहते हैं ये। अब देखो बच्चे, पेट्रोलियम नाम क्यों पड़ा? क्या है पेट्रोलियम का अर्थ क्या है? देखिए जरा, पेट्रोलियम शब्द दो लैटिन शब्दों से बना है। पेट्रोलियम जो शब्द है, जो अंग्रेजी का शब्द है ना, ये पेट्रोलियम, ये लैटिन शब्दों से बना है। दो लैटिन शब्दों से बना हुआ है बच्चों। इसका मतलब क्या है? पेट्रा, एक वर्ड है इसका पेट्रा। पेट्रा यानी कि चट्टान, जिसका अर्थ है रॉक, है ना, पेट्रा। और दूसरा जो वर्ड है वो है ओलियम। ओलियम यानी तेल, ठीक है, ऑयल कहते हैं। तो पेट्रा और ओलियम, इन दोनों से क्या बना है बेटा? पेट्रोलियम बना। ओके, तो आपने देखा किस तरह से जो है पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। अब बच्चों हम देखने वाले हैं पेट्रोलियम का परिष्करण। थोड़ी और बातें पेट्रोलियम के बारे में जरा कर लेते हैं हम लोग। अब पेट्रोलियम जो है वो एक द्रव होता है, आप सभी जानते हैं, है ना। पेट्रोलियम कैसा होता है बेटा? एक द्रव रूप में होता है। तो पेट्रोलियम द्रव जो है वो कैसा द्रव होता है, ये है। अब ये क्वेश्चन आपके स्कूल में एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं कि पेट्रोलियम जो है वो कैसा द्रव होता है। तो पेट्रोलियम जो है वो गहरे रंग का तेलीय और चिपचिपा द्रव है। तो कैसा द्रव है पेट्रोलियम? गहरे रंग का तेलीय और चिपचिपा द्रव होता है पेट्रोलियम, ठीक है। यस, GUPS गलजुआरी से, देन GHS भाटकोट, सभी बच्चों का स्वागत है बेटा। आप जो है ध्यान से क्लास को देखिएगा और समझिएगा। यस, पेट्रोलियम की गंध कैसी होती है? पेट्रोलियम की गंध कैसे होती है? कैसी गंध होती है बेटा? इसकी जो गंध होती है वो अप्रिय होती है, यानी कि हमारे लिए बिल्कुल भी, हमें उसका स्मेल जो है अजीब सा लगता है ना। इसका गंध जो है वो अप्रिय होता है। पेट्रोलियम एक मिश्रण क्यों है? अब बेटा पेट्रोलियम जो है ना वो एक मिश्रण है। अब इसको मिश्रण क्यों कहा जाता है, एक मिक्सचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो पेट्रोल, गैस, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, इन सभी का मिश्रण होता है। ओके, तो पेट्रोलियम जो है बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है बेटा, बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है। जैसे कि उसमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है, स्नेहक तेल, पैराफिन, है ना। वेरी गुड, GUPS खतमंगला ने कहा है अनप्लेजेंट स्मेल होता है पेट्रोलियम का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस बेटा, पेट्रोलियम के अलग अलग संघटकों को या प्रभाजों को अलग करने की प्रक्रिया। अब बेटा मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम में बहुत सारे संघटक होते हैं। बेटा आपको लिखना होता है, इसीलिए आप बोल रहे हो। देखो बच्चे, अगर लिखना है आपको, YouTube पर क्लासेस अवेलेबल होंगे, ठीक है। ये जो रिकॉर्डेड सेशंस होंगे तो आप लिख भी सकते हो बच्चे, ठीक है। फिर भी हम धीरे धीरे, आपने जैसे कहा धीरे धीरे ही चलेंगे। ओके, चलिए। तो पेट्रोलियम के अलग अलग संघटकों या प्रभाजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बेटा? उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। परिष्करण, पेट्रोलियम का परिष्करण कहते हैं बेटा। तो पेट्रोलियम के अलग अलग संघटकों या प्रभाजों को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम का परिष्करण, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग संघटक होते हैं पेट्रोलियम में, अलग अलग चीजें होती हैं, उनका मिक्सचर होता है पेट्रोलियम।
तो उसको क्या किया जाता है, उनको अलग अलग तरीके से उनको निकाला जाता है, उनके अलग अलग संघटकों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है बेटा, उसी को हम कहते हैं परिष्करण, पेट्रोलियम का परिष्करण। अब पेट्रोलियम का परिष्करण या रिफाइनिंग कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है पेट्रोलियम का परिष्करण? हाँ, ये प्रक्रिया पेट्रोलियम परिष्करणी अथवा पेट्रोलियम रिफाइनरी में की जाती है। तो कहाँ किया जाता है पेट्रोलियम का परिष्करण, रिफाइनिंग कहाँ की जाती है बेटा? बड़े बड़े पेट्रोलियम रिफाइनरीज में की जाती है। ओके, तो बच्चों आज हमने देखा कि किस तरह से जीवाश्म ईंधनों के जलने से जो विश्व जो है उष्णन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, हम उससे कैसे बच सके। और बच्चे, और साथ साथ में आपको ये भी बताया कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, पेट्रोलियम का परिष्करण क्या है, ठीक है, पेट्रोलियम के संघटक क्या क्या है, इसको और भी डिटेल में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो आज जो कुछ भी पढ़ाया वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है, आप जरूर बताइएगा। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।